हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बढ़िया से हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सब अच्छे से है। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, है ना। इतना तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, वहां से पीडीएफ रोज डाउनलोड करके पीडीएफ को रिवाइज जरूर करते होंगे। ऑब्वियसली आप करते होंगे। चलिए, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्रिटिकल। क्रिटिकल के वैसे तीन मीनिंग होते हैं, हम वन बाय वन समझते हैं। एक हुआ कोई चीज जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल है वो चीज, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीमली वो चीज इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है वो चीज, क्रूशियल है वो चीज, वाइटल है, सिग्निफिकेंट है। इन सब का मतलब क्या हुआ? कोई चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कोई चीज भाई नेसेसरी है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। एक मीनिंग हुआ क्रिटिकल का, मतलब वो चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो एजुकेशन क्या है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना डेवलपमेंट के लिए। अगर हम अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एजुकेट होना होगा, हमें चीजों के बारे में अवेयर होना होगा, है ना। सो एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होती है। आपको अपनी चीजों के बारे में, अपने नेशन में, हमारे नेशन के लिए क्या बेस्ट है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो कोई भी कुछ भी आके बोल दे रहा है, हम उसकी चीज से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। तो हम इसीलिए एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। हम किसी से आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे जब हमारे पास में उस चीज को लेके खुद के फैक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो एजुकेशन क्या है? क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्रूशियल है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। एक ये मीनिंग हुआ। दूसरा क्रिटिकल का, जैसे कि द पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन। अभी पेशेंट कैसी कंडीशन में है? एसेंशियल कंडीशन में। एसेंशियल तो इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट कंडीशन में कह सकते हैं, मतलब उसको ध्यान देने की जरूरत है। बट यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब बहुत गंभीर स्थिति में है। यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ? बहुत गंभीर स्थिति में है भाई, बहुत मतलब खतरनाक स्थिति है। बच भी सकते हैं और कुछ और भी हो सकता है। तो क्रिटिकल होने का, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब बहुत गंभीर स्थिति में होना, बहुत सीरियस कंडीशन में होना, बहुत खतरनाक स्थिति में हो आप, ठीक है। और एक क्रिटिकल का मतलब, आप जब आप किसी की आलोचना करते हैं, वहां पे भी आ जाते हैं, ही वॉज वेरी क्रिटिकल। तो वहां पे जब मतलब वो बहुत बड़ा आलोचक था, मतलब बहुत ज्यादा आलोचना कर रहा था। तो अभी हम यहीं पे अपने आप को लिमिट करते हैं, दोनों का मीनिंग समझ लिया हमने। जैसे हमने कहा यहाँ पे एजुकेशन क्रिटिकल है, तो इसका मतलब हो जाएगा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, नेसेसरी है, क्रूशियल है, वाइटल है, हम छोड़ नहीं सकते। पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब गंभीर स्थिति में है, सीरियस कंडीशन में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। ये डन है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरलुक्ड। ओवरलुक कर दिया मतलब आपने देख के उसको ऐसे कर दिया, छोड़ो ना। ओवरलुक कर दिया मतलब आपने देखा और उसके लुक को ओवर कर दिया, मतलब बस आगे देख के बढ़ गए, आगे बढ़ गए आपने उस चीज को, मतलब क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया उसको। आपने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया आपने। ओवरलुक कर देना मतलब नजरअंदाज कर देना, अंदाज, है ना, उस चीज को अवॉइड कर देना। तो उस चीज को आपने इग्नोर कर दिया, उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, छोड़ना यार, बाईपास कर दिया, उसको जाने दिया, ध्यान नहीं दिया उसको। तो ऐसे होता है ना, बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ओवरलुक कर दिया जाता है, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। उनको मतलब हर एक को एक सेम कैटेगरी में डाल के, उसके पास में कुछ और टैलेंट है, उसके टैलेंट को ओवरलुक कर दिया, मतलब ध्यान ही नहीं दिया उसको, इग्नोर कर दिया उसको, अवॉइड कर दिया उसको, नेग्लेक्ट कर दिया उसको। तो ओवरलुक कर देना मतलब उसको अवॉइड कर देना, उसको इग्नोर कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर में। ऐसे कैसे कर दिया आपने इग्नोर उसको भाई? हाँ। एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब होता है जब आप तो ना, मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैम टायर्डनेस भी तो होती है ना, टायर्डनेस और एग्जॉशन में डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों का हिंदी में मतलब तो थकान से ही है। बट एग्जॉशन का मीनिंग ये हो जाता है, आप ऐसा सोचो एग्जॉशन को कि आप देखो, आपका फोन है, दो फोन हम मान लेते हैं, एक फोन के अंदर है 20% बैटरी और एक फोन के अंदर है 1% बैटरी। तो जो 1% बैटरी है, क्या अब ये आगे कुछ और काम कर सकती है? ठीक है। और ये 1% बैटरी ना बार बार होती आ रही है, मतलब
आप ध्यान ही नहीं दे रहे और वो 1% पे आके फिर आप उसको चार्ज कर रहे हो, फिर 1% पे उधर ही ऐसे ऐसे चल रहा है एक लंबा सीक्वेंस। अब एक बार में जब दोबारा से वो 1% पे है ना, तो अभी वो एकदम से वो है कि मतलब अब मेरे में एनर्जी नहीं है, नो मोर एनर्जी। ये 1% का मतलब क्या हुआ? नो मोर एनर्जी, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। ये हुआ एग्जॉशन, मतलब आप कंप्लीटली फिजिकली और मेंटली थके हुए। जैसे आप लंबे समय से काम कर रहे हो, लंबे समय से काम कर रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, तो एक टाइम आता है जब आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यानी कि आप मेंटली फिजिकली पूर्ण रूप से थके हुए हैं, इवन रेस्ट करने के बाद भी आपको टायर्डनेस महसूस हो रही है। ठीक है, टायर्डनेस का मतलब आपने पूरे दिन काम किया है और अब घर आए हो तो अब थके हुए हो, तो यानी कि आपके फोन की जो बैटरी है वो 20% है, यानी आप काम कर सकते हो, यू हैव अ लिटिल एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी है आपके अंदर, है ना, थोड़ा बहुत आप काम अभी कर सकते हो। लेकिन 1% में तो कुछ ही नहीं बचा ना आपके अंदर। तो टायर्डनेस का मतलब है थोड़ी बहुत एनर्जी अभी हमारे है, हम ठीक है, आप बोलो हम क्या काम करना है, तो मतलब आप टायर्ड हो। एग्जॉस्ट मतलब भाई कुछ भी बोल ले, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो यू आर एग्जॉस्टेड, सो यू आर एक्सट्रीमली फिजिकली और मेंटली टायर्ड। फटीक, एकदम थकान हो चुकी है। वियरीनेस, वियरीनेस का मतलब एकदम टायर्ड हो आप, बहुत थके हुए हो, है ना। बर्न आउट, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए हो, डिप्लीट हो गई है एनर्जी, पूरी खत्म हो गई। डिप्लीट होना मतलब खत्म हो जाना, कम हो जाना। सोल्जर्स continued despite extreme exhaustion। हमने तो कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोल्जर्स ऐसा नहीं कर पाते, लास्ट तक वो अपना लड़ते रहते हैं, लास्ट तक वो खड़े रहते हैं, तो वहीं से हमको भी एनर्जी लेके आनी है। तो जो सोल्जर्स थे ना वो कंटिन्यू रहे, मतलब वो लगातार लगे रहे, डिस्पाइट मींस के बावजूद, एक्सट्रीम एग्जॉशन मींस पूर्ण रूप से थकने के बावजूद भी वो लगे रहे, ड्यूटी से नहीं हटे। एग्जॉशन इज कॉमन अमंग पीपल हु वर्क लॉन्ग आवर्स। तो जो लोग लंबे लंबे समय तक रोज रोज काम करते हैं, तो उनके अंदर में एग्जॉशन होना ये नॉर्मल सी चीज है। मतलब वो इतना टायर्ड होंगे ही जब आप पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो थकना तो होगा ही। और ऐसा कि अब अभी मेरे को एक दिन तक मेरे को किससे कोई बातचीत नहीं चाहिए। TION लगा हुआ था, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग मतलब लंबा होता है, और प्रो मतलब ज्यादा ही हो गया, तो मतलब कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, जितना हमने उम्मीद नहीं की थी, जितना हम चाहते नहीं थे उससे ज्यादा। सो प्रोलॉन्ग मीन्स एक्सटेंडेड, है ना। लॉन्ग हो गया लंबा, ज्यादा ही लंबा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। सो कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्गर लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक वो चीज बरकरार रहना, जारी रहना, या जितना हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा देर तक के लिए। सो द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबे समय से ये बीमारी चलती आ रही है, छोटी मोटी नहीं है ये अभी, मतलब आजकल की नहीं है, ये बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबे समय से। prolonged exposure to pollution can damage the lungs। obviously अगर आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप पॉल्यूशन में रहेंगे तो आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, है ना। स्मोकिंग आपकी लंग्स को डैमेज कर सकती है, करती है। सो प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक, ज्यादा देर तक, एक्सटेंडेड, लेंदी, कॉन्टिन्यूड, परसिस्टेंट, लगातार, सस्टेन्ड, है ना, लंबे समय तक। एक्सपोजर कैसा? लंबे समय तक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोलॉन्ग की हो गई एडजेक्टिव। पेशेंट सफर किया कैसी इलनेस से? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से, मतलब बीमारी कैसी? जो लंबे समय से चलती आ रही हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इजी है याद रखना, लॉन्ग मीन्स लंबा और प्रो मतलब ज्यादा, तो ज्यादा ही लंबा है भाई, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड पे चला गया है वो चीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पथी। एम्पथी का मतलब होता है यार, देखो एक होता है सिंपथी, एक होता है अपैथी। तो आपको इन तीनों में पैथी पैथी कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ कॉमन है, हाँ। तो पैथोस का मीनिंग हो जाता है फीलिंग, पैथोस का मीनिंग होता है फीलिंग, पैथोस मतलब फीलिंग। सो अब तीनों में फीलिंग ही जुड़ी हुई है। अपैथी का मतलब है, एक ये जो ये वाला है इसका मतलब हुआ विदाउट, तो अपैथी का मतलब हुआ आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। इफ यू आर अपैथेटिक मीन्स यू हैव नो फीलिंग, हाँ, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है उस चीज के रिगार्डिंग में।
अब बात आती है एम्पैथी और सिंपैथी, दोनों में ही फीलिंग्स हमारी हैं। सिंपैथी और एम्पैथी के फीलिंग्स में डिफरेंस है। मतलब सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, मतलब आप उसकी फीलिंग को क्या कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी फीलिंग्स को, आप प्रॉब्लम में हैं, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बट एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति मतलब भूति मतलब फीलिंग, तो जैसा आप फील कर रहे हैं मैं उसको सिर्फ समझ नहीं रहा हूं, मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, वही फीलिंग मेरे अंदर भी आ पा रही है, समान हो रही है, मेरे अंदर भी आ पा रही है, तो वो हो गई समानुभूति। मैं भी आप ही की फीलिंग को फील कर पा रहा हूँ। तो मतलब इसकी डिग्री ज्यादा हो गई ना। एम्पैथी मतलब आप किसी की चीज को एक्सट्रीम समझ नहीं रहे, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को महसूस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, तो यानी कि आपकी डिग्री ऊंची उठ गई ना, आप बहुत इमोशनल टाइप में आ गए उस चीज को लेके। सिंपैथी मतलब ओ आपके साथ गलत हुआ, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ, एक्सप्रेस अब मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को सिंपैथी है आपसे, है ना। सो एम्पैथी की जो डिग्री होती है वो आपकी सिंपैथी से बहुत ज्यादा हो गई। अगर कोई पर्सन, हम जैसे कहते हैं ना यार यू शुड बी एम्पैथेटिक, मींस यू शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट मतलब वो समझो कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। सिर्फ आपने बोला ओ आई एम सो सॉरी, हाँ आई हैव फीलिंग कि आपके साथ गलत हुआ, वो सिंपैथी है। बट आप उसको अपनी अपनी जगह पे आप उसकी जगह पे अपने आप को रख रहे हो, तो फिर आप उसकी फीलिंग को सिर्फ समझ नहीं रहे हो बल्कि उसके दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को शेयर भी कर रहे हो, मीन्स आप उसकी फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तभी तो इसको समानुभूति कहा। आप उसी के जैसा महसूस कर रहे हो, ये सहानुभूति होता है ना। आप दया आ रही है आपको उस पे, लेकिन आपको वो चीज फील थोड़ी हो रही है। सो अंडरस्टैंडिंग तो खैर दोनों में ही आ जाती है। कंपैशन हो, आप दयालु, आप उसको लेके आप समझ रहे हो, आप कंपैशनेट हो, आप काइंड हो, आप सेंसिटिव हो, आप, है ना, काइंडनेस। सो एम्पैथी कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली। अब सिंपैथी होना अच्छी चीज है बट एम्पैथी हम सबके अंदर होनी चाहिए। अब जैसे कि सपोज करो हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं। हस्बैंड सपोज कि जनरली एक सिनेरियो में मान लो वो जॉब कर रहे हैं और वाइफ घर पे है, वो होम मेकर है। तो अब वाइफ को लग रहा है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हस्बैंड को लग रही है कि वाइफ में प्रॉब्लम है, तुम कर क्या रही हो। तो अब वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग को कुछ भी महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये रोल रिवर्स कर, अगर आप हस्बैंड घर पे रह के सारा काम मैनेज करें, वाइफ जॉब पे जाए, तो वो आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग को वो कर पा रहे हैं ना, शेयर कर पा रहे हैं। हाँ भाई उसको ये प्रॉब्लम होती है, ओके इनको ये प्रॉब्लम होती है, तो अब दोनों के अंदर में एम्पैथी क्रिएट होगी। तो वहां पे झगड़ा तो कम ही हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी कम हो गया। आप बोलोगे तुम करती क्या, भाई को याद आएगा नहीं भाई जब मैंने काम किया तो पूरे दिन में लगे रहता था, तो कॉन्फ्लिक्ट तो तुरंत खत्म हो गया। और फिर रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सो एम्पैथी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली यार अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो एम्पैथेटिक तो होना चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उसकी चीज को अगर तब तक हम पूरी तरीके से अपने आप में नहीं समझेंगे, हम उसका क्या है, कैसे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है, राइट। अगर मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ तो अगर मैं इसको बस ऐसे पढ़ाऊं कि मेरे को क्लास लेनी है और क्लास लेके चले जाना है, तो आई डोंट थिंक कि वो इतना वो हो पाएगी, मतलब इफेक्टिवनेस आ पाएगी। बट अगर मैंने इसको पढ़ाया कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट चाहिए, वो मैं समझ पा रही हूँ आपकी आपकी बातों को, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, वहां से हमारी चीज ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी, राइट। सो एम्पैथी एंड सिंपैथी के बीच में डिग्री का डिफरेंस है। एम्पैथी में you not only understand their things but you share their feeling as well. in sympathy you understand okay हाँ गलत तो है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना आर्टिकल रीड करेंगे। ओके जी। मदरहुड नीड्स सपोर्ट नॉट साइलेंट सफरिंग। आजकल देखो हो रही है, एजुकेशन आ रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं चीजों को लेके, है ना। जैसे मैं अगर आपके साथ में बात करूं, आई एम श्योर आप सब लोग 12th या उससे अब क्लासेस में ही होंगे, तो पीरियड्स को लेके लोग अवेयर हो रहे हैं। तो ये कोई वो थोड़ी है, स्टिग्मा थोड़ी है ये कि हमें इसको चुपके चुपके से बात करनी है, ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज थोड़ी है। ऐसे ही मदरहुड को लेके भी हमें अवेयर होना होगा, है ना। आप हैं, आप ऑब्वियसली मैं हमेशा आपको एक हम फ्यूचर है भाई, हम अपने आप को सिखा रहे हैं, हम अपने आप को हर रोज अवेयर कर रहे हैं कि हाँ ये चीज होती है, मुझे इस चीज पे ध्यान देना है, तो हम ऐसे ही तो एम्पैथेटिक बनते हैं
ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन से वो फीलिंग आएगी खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हम अवेयर होते हैं, हम समझते हैं। आपकी सिस्टर है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको प्रॉब्लम है, क्रैम्प्स है, तो आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं तब क्यों, क्योंकि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उसके बारे में रीड कर रहे हैं। वैसे ही मदरहुड को भी जरूरत है सपोर्ट की, ना ही सिर्फ साइलेंट सफरिंग की। ओके जी, चलिए रीड करें। While caring for the newborn and ensuring the physical recovery of the new mother are important, it is equally critical to focus on the mental and emotional well-being of every woman after delivery. यहाँ पे देखें दो अलग अलग दो बातें हैं। वाइल मतलब हालांकि, केयरिंग है ना, केयर करना न्यूबॉर्न की, और इंश्योर करना, इस चीज को सुनिश्चित करना कि जो न्यू मदर है, मतलब जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उनकी फिजिकल रिकवरी हो रही है, इस चीज को सुनिश्चित करना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है ना। अब यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट कौन है आपका, केयरिंग फॉर द न्यू मदर, ये हो गया हमारा एक सब्जेक्ट। और फिर हो गया इंश्योरिंग द फिजिकल रिकवरी, तो ये हमारा दूसरा, तो ये एंड से कनेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हमारी आर आया है। और वाइल जो है ये आपका सबऑर्डिनेट, ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। तो क्योंकि बता रहा है कि देखो ये काम करना जरूरी है बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वाइल मतलब ऑल्दो, हालांकि, सो ऑल्दो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम न्यू बॉर्न की ध्यान दें, हम मदर की फिजिकल रिकवरी को ध्यान दें, लेकिन इट इज इक्वली क्रिटिकल, ये चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज उतनी ही एसेंशियल है कि हम फोकस करें मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को हर एक महिला की, जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मतलब उनकी फिजिकल रिकवरी के ऊपर में ध्यान देना तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बट उतना ही इम्पोर्टेंट है उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के ऊपर में भी ध्यान देना। इट इज इक्वली क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब एसेंशियल है चीज, ध्यान देना किस पे, मेंटल और इमोशनल वेलबिंग, वेलबिंग मतलब उनका सही हो, उनके हित में हो, उसका उनका हेल्थ, उनका फायदा हो, है ना। ऑफ एवरी, एवरी के बाद हमेशा याद रखना है ये एरर बनता है आपका, एवरी जो है ये एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे देखो वुमेन आया है, एवरी वुमेन, अगर यहाँ पे विमेन हो जाता तो गलत हो जाता, एवरी विमेन आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, अब इसी से मैंने ना एक चीज डिसाइड की है, ये डिसाइड की है ताकि जैसे आपकी क्लास लंबी ना हो जाए, तो मैं, क्योंकि अब मान लो क्लास अगर लेंदी होती है तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता ना, बच्चों को लगता है अरे यार और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी है हम ऑटोमेटिकली हमें टायर्ड फील होने लग जाता है ना। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब इसी क्लास के अंदर में मैं वो पार्ट ऐड करने की बजाय मैं उसको सेपरेट पोर्शन में, सेपरेट क्लास के रूप में आपको उसको अपलोड करूंगी मैं। और वो क्या रहेगा, सपोज करो कि मैंने ये वाला पोर्शन आपका उठा के इसी को उठा लिया, तो इसी से मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब इस पूरे टोटल सेंटेंस में जितने भी शब्द आए हैं हम सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, एक एक शब्द का, ठीक है। अब हम उसकी ग्रामर जानेंगे कि वो सेंटेंस कैसे बना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो बहुत कुछ है, केयरिंग फॉर द न्यू बॉर्न, इंश्योरिंग, ये एंड से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पैरेललिज्म मेंटेन हुआ है, तो ये चीजें हैं। तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको एक सेपरेट क्लास में, है ना, ताकि ये क्लास की भी लेंथ बड़ी ना हो, जिस बच्चे को वो नहीं देखना वो ना देखे, जिसको इसी को देखना है वो उतना देख ले, जिसको वो देखना है वो वहां देख ले, चॉइस है ना आपके पास में, कोई वैसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, इसी जो आर्टिकल हम रोज पढ़ेंगे उसी का पार्ट हम उठाएंगे, उसी में से हम उस पूरे, जैसे मान लो ये है तो इसका पूरा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे, टोटल हम इसकी ग्रामर समझेंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ, और हम फ्यूचर में जब हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ये चीज हम उस क्लास में आज ही से हम शुरू कर रहे हैं। और क्या रहेगा उसमें, टोटल 4 से 5 स्पेलिंग मैं इसी में से ढूंढ के, जो मुझे लगा कि आपको फोकस करनी चाहिए, वो मैं उस पैसेज में उसमें उसी वाली क्लास में डाल दूंगी, उसको हम एक बार देख लेंगे और आप उसको रिपीट कर लेना, तो जो हमारा स्पेलिंग का काम है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक सेपरेट क्लास रहेगी ताकि लंबी क्लास ना हो कोई सी भी, तो आपको प्रॉब्लम ना फील हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। डॉक्टर्स ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, पॉइंट आउट करते हैं, मीन्स हाईलाइट करते हैं, दैट द मेंटल हेल्थ ऑफ न्यू मदर्स इज फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड इन मेनी इंडियन हाउस होल्ड्स।
तो मतलब डॉक्टर्स अक्सर ऐसा बोलते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है ना नई मदर की, उसको अक्सर मतलब लोग क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उसको पता है अरे ये तो कोई बात ही नहीं होती, मेंटल हेल्थ क्या होती है, उस पर क्यों ही फोकस करना है। फिजिकली रिकवर हो रहे हो वो बस, मेंटली हेल्थ को हम ओवरलुक कर देते हैं, है ना। इन many Indian households, even though a large number of women experience postpartum depression, हालांकि भाई लेकिन बहुत ज्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ वीमेन है जो एक्सपीरियंस करती हैं, जो इस चीज से गो थ्रू होती हैं। किसको? पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब, पोस्टपार्टम का मतलब होता है पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो बच्चे के बाद का जो समय होता है उसको कहते हैं पोस्टपार्टम। तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि हर मदर को सेम इमोशन आ रहे हैं, तो भाई उनके डिफरेंट इमोशन है, तो उनके वो अलग चीज महसूस कर रही होंगी, बट हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। वो कहते हैं अरे ये तो खुश नहीं है बच्चे। ऐसा थोड़ी होता है यार, हर चीज सेम नहीं है, आपको डिफरेंट थोड़ा सोचना पड़ेगा। चाइल्ड बर्थ इज नॉट द एंड ऑफ केयर फॉर women, rather it marks the beginning of a new journey that demands emotional adjustment due to significant hormonal changes. चाइल्ड बर्थ इज नॉट द एंड ऑफ केयर फॉर women। आपको ऐसा नहीं है कि अब बच्चे को जन्म हो गया, अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब सब सही है, बच्चा हमारा आ गया सही सलामत, अब फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। चाइल्ड बर्थ भाई एंड नहीं है भाई केयर करने का, कि अब आप महिला के ऊपर से ध्यान ही अपना हटा दे। रादर इसकी बजाय क्या है, ये तो बिगनिंग है एक नई जर्नी की, जो डिमांड करता है आपको, जो वो न्यू मदर हैं उनके साथ में आप इमोशनली एडजस्ट करें, उनको समझें। क्योंकि ड्यू टू मतलब कारण बता रहे हैं, ड्यू टू सिग्निफिकेंट हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, फैमिली नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। द मोमेंट अ बेबी इज born, द attention of the family usually shifts entirely to the newborn। जैसे ही बेबी को जन्म होता है, वैसे पूरी की पूरी जो अटेंशन होती है फैमिली की, वो अक्सर किस पे शिफ्ट हो जाती है, बेबी पे शिफ्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि न्यू मदर खुश नहीं है, बट उनको भी आपके अटेंशन की, आपकी केयर की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, द न्यूमरस physical, emotional, psychological challenges faced by the mother often go unnoticed and unaddressed। क्योंकि अब अटेंशन तो पूरी शिफ्ट बेबी पे हो गई है, तो अब इसका रिजल्ट होगा जो बहुत सारे, जो चाहे वो फिजिकल चेंज हो रहे हो, इमोशनल चेंज हो रहे हो, मेंटली जो चैलेंजेस आ रहे फेस कर रही होती हैं मदर, वो अक्सर अननोटिस्ड, मतलब उनको ओवरलुक कर दिया गया है, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। अनएड्रेस करना मतलब उस चीज पे कोई बात ही ना करना। Doctors also explained that postpartum phase brings several transformations in a woman's body and mind because of hormonal fluctuations। So doctor also explained, डॉक्टर ने भी भाई ये चीज एक्सप्लेन की हुई है कि जो पोस्टपार्टम फेज है, मतलब जो बच्चे के जन्म होने के बाद का जो टाइम है, इसमें बहुत सारे सेवरल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं एक महिला की बॉडी में और उनके दिमाग में भी, क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, हॉर्मोन्स में बदलाव हो रहा है। अरे यार देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जैसे कहते हैं कि मैन एंड वीमेन आर सेम, ऑब्वियसली हम सेम है, बट हमारी बॉडीज तो डिफरेंट है ना। एक लड़की की बॉडी हर महीने उसकी बॉडी में चेंज होता है, एक उसकी बॉडी का एक अपना साइकिल होता है। अरे आप सोचो यार, आपकी लाइफ में रोज एक साइकिल बदल रहा है, आपको इरिटेशन नहीं होगी? तो वैसे ही गर्ल्स की बॉडी में एक साइकिल है भाई, उनका पूरा एक पीरियड होता है, एक पूरा साइकिल चल रहा है। वो पूरा साइकिल उनके 28 दिन पूरा हो रहा है, उसमें उनके मूड तो स्विंग्स होंगे ही ना। उसमें आप लोग क्या कहते हो, नौटंकी कर रहे हैं? नहीं, नालायक हो तुम लोग। सेम एज भाई बेबी के बाद में सोचो बॉडी कंप्लीटली चेंज हो गई है, ऑब्वियसली तो उसको फोकस करना बहुत जरूरी है। During this period, a woman may experience joy and love alongside exhaustion, anxiety and uncertainty। तो ये चीज को भी हमें ध्यान देना है। क्या चीज को हमें ध्यान देना है कि, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गए हम, हाँ, ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब जो आपके पोस्टपार्टम का पीरियड होता है, बर्थ के बाद का जो टाइम होता है, अब वुमेन एक जो महिला होती है वो एक्सपीरियंस कर सकती है भाई
जॉय और लव तो ऑब्वियसली उनको हो रहा है, बेबी हो गया उनका, सब कुछ है ना, वो खुश है, वो ऑब्वियसली वो खुश है। लेकिन इसके साथ साथ में अलोंग साइड, मतलब इसके साथ साथ में कंप्लीटली टायर्ड भी तो हो सकते हैं, एंजाइटी भी तो आ सकती है, नर्वसनेस भी तो हो सकता है, फियर भी तो हो सकता है, अपने आप को लेके, बेबी को लेके, अपनी बॉडी को लेके अनसर्टेन भी तो महसूस कर सकते हैं ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी चीजों के लेके, तो ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। The pressure of breastfeeding, lack of sleep, changing responsibilities, societal expectations often contribute to heightened stress and emotional instability. अब भाई ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक ऑफ स्लीप है, पूरी तरीके से वो सो नहीं पा रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, सोसाइटी के अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। ये अक्सर इनकी वजह से क्या होता है कि जो वो स्ट्रेस है, जो वो इमोशंस है, उसको और बढ़ा देता है, उसको और इंक्रीज कर देता है ना। अब एक्सपीरियंसिंग मूड स्विंग्स, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, इमोशनल ब्रेकडाउन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस। मतलब ये चीजें हो रही हैं, उनके मूड बार बार चेंज हो रहा है, स्विंग्स मतलब चेंज होना, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अब उनको ऐसा आइसोलेट फील होने का मतलब अकेला फील होना, तो उनको आइसोलेटेड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी तो पूरी आइडेंटिटी खत्म हो गई, मैं इस बेबी के अलावा मेरा खुद का कुछ करियर नहीं बचा, लाइफ नहीं बची, वैसे हो सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल। इमोशनली आप एकदम ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन का मतलब आपके अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आप बहुत सारा रो रहे हो। तो ये सब कुछ जो द फर्स्ट फ्यू वीक्स, ये पहले कुछ हफ्तों में ये होना, इसको वीकनेस का साइन नहीं कंसिडर करना चाहिए, इट्स वेरी नॉर्मल। अब यहाँ पे ये दोनों शब्द देख ले हम लोग, एक हुआ डब्ल्यू के और एक हुआ WEA के। तो एक WEE के वाला क्या होता है, टाइम को बताता है ना, 7 डेज को बताता है, सप्ताह जिसको हम कहते हैं, 7 डेज, वीक मतलब टाइम, और ये एडजेक्टिव है, ये कमजोर हुआ। तो EA अच्छा, मैंने ऐसे हमने याद किया था कि अगर हम जो WEA है, इसमें EA है, और जो और हफ्ते वाले में WEE है। तो अगर हम ऐसे देखें, अगर हम खाना नहीं खाएंगे, ईट नहीं करेंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे ना, तो जो EA वाला है वो कमजोर वाला है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है। तो ऐसे करके कुछ भी आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। लर्न करने से है, वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, रिटेन करनी चाहिए, कैसे हुई है वो कोई दिक्कत नहीं है। माइल्ड इमोशनल डिस्ट्रेस, माइल्ड का मतलब हल्का फुल्का, डिस्ट्रेस मतलब आप अनईजी फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ऐसा फील करना कॉमन है, नॉर्मल है। माइल्ड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉमनली नोन एज द बेबी ब्लूज। अच्छा, इसको एक टर्म भी दिया जाता है, बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज का मतलब होता है कि जब बेबी के बर्थ के बाद में आप इमोशनली थोड़ा अनईजी फील कर रहे हैं, बेबी को लेके, अपने आप को लेके, तो दैट्स नॉर्मल, और इसी को बोलते हैं बेबी ब्लू। ये एक नेचुरल फेज होता है बहुत सारी मदर्स के लिए। हाउएवर, when these feelings become intense or prolonged, timely support and medical attention become essential। मतलब पहले कुछ हफ्तों में ये चीजें महसूस होना नॉर्मल है, बट अगर ये चीज अब इंक्रीज हो रही है, ये प्रॉब्लम अब बढ़ रही है, हाँ, तो फिर वहां पे मेडिकल अटेंशन की जरूरत भी पड़ जाएगी, तो वहां पे वो हेल्प लेना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी चीज को स्टिग्मा तो कंसीडर करना ही नहीं है। Doctors emphasized that supportive and understanding family members play a crucial role in helping mothers recover emotionally। डॉक्टर और किस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, एम्फिसाइज करते हैं, कि जो सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मदर्स को इमोशनली रिकवर करने में। ओपन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, आप ओपनली बात करिए, प्रॉब्लम्स हैं उसको आप डील करिए, है ना। आप इमोशनल रीअश्योरेंस, ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टनर बहुत बड़े, आपके जो हस्बैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वही आपको इमोशनली आपके रीअश्योर कर सकते हैं, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू आर नॉर्मल, आई एम नॉर्मल, आर रिलेशन इज नॉर्मल, है ना। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव अ मदर्स मेंटल हेल्थ। तो ये चीजें क्या कर सकती हैं, सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े स्तर पे जो मदर है उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं।
अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट्स, अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग माने, मदरहुड शुड नॉट बी viewed only as a period of happiness and celebration, but also a sensitive phase that requires care, patience, empathy and emotional support. सो हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो मदरहुड है उसको सिर्फ और सिर्फ एक हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का पीरियड नहीं मानना चाहिए, शुड नॉट बी व्यूड ओनली एज, इसको आप सिर्फ एक हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का ही नहीं है, इसके साथ साथ में ये सेंसिटिव फेस भी है भाई मदर के लिए, जिसमें आप उनको प्रॉपर केयर दीजिए, उनकी पूरा आप पेशेंस, मतलब आप उनके साथ में सब्र बना के रखिए, आप इरिटेट मत हो जाइए, है ना, आप उनको अंडरस्टैंड करिए, इमोशनल सपोर्ट की वहां पे जरूरत है। सो दैट्स इट। मजा आया? मजा आया, मुझे तो बाकी में मजा आता है जब मैं क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद अवेयर हो रही होती हूँ ना चीजों को लेके। ओके, सो ये हमने कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसी में से एक कोई भी मैं पैसेज चुनूंगी और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपकी ग्रामर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। उसके बाद में हम उसी पोर्शन की ग्रामर समझेंगे, ठीक है। तो हमारी ग्रामर पे भी हम फोकस कर रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी, और फिर मैं इसी में से आपको 4 से 5 स्पेलिंग भी दे दूंगी। तो ये हो गई, ये एक सेपरेट क्लास हो गई। तो दैट्स इट, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज, अपने दोस्तों में तो जरूर शेयर करो यार, तुम लोग करते नहीं हो, करते हो नहीं करते हो। चलो बाय एवरीवन।